हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अपने 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम अपने 50 क्वेश्चंस करवा चुके हैं, 25 ईच इन वन लेक्चर। ठीक है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टोटल 100 क्वेश्चन होने के बाद इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, आज पहली बार आप इस चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा लो, ताकि आपको हमारी जितनी भी नई नोटिफिकेशंस हैं एग्जाम्स के बारे में वो सारी आपको मिलती रहें। ठीक है, नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी और हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है? देखो, आपको क्या करना है, केवल और केवल इसका आंसर लगाना है कि इन विजन वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू। बताओ आपकी इनविजन किससे रिलेटेड है? ठीक है, लगभग एक आधी बार तो आपने इनविजन के बारे में, अगर आप द हिंदू डेली पढ़ते हो तो सुना ही होगा। इनविजन क्या है? इनविजन क्या, याद रखना, इनविजन एक वीनस पे जाने वाला मिशन है। ठीक है, इनविजन प्लैनेट वीनस पे जाने वाला एक मिशन है। और कौन सी एजेंसी का है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस पे जाएगा मिशन, उसको बोलते हैं इनविजन मिशन। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट नासा भी करेगी। ये क्यों जा रहा है? प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, सरफेस, ट्रेसेस ऑफ गैसेज, या फिर जो सरफेस का कंपोजिशन है वीनस का, उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, किसके लिए जा रहा है? उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, उसकी सरफेस कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए, वहाँ पे कौन कौन सी गैसेज हैं उनको स्टडी करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए जा रहा है। ठीक है, और ये कब लॉन्च होगा? अप्रोक्सीमेटली 2030s में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2030s के आसपास ये लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? इनविजन मिशन के बारे में। और ये तो बहुत लेट मतलब आएगा, तो ये है फ्यूचरिस्टिक मिशन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी। ठीक है, अलॉन्ग विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नासा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये कौन से प्लेनेट पे जा रहा है? प्लेनेट वीनस पे जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब बोलोगे कि अभी इतनी मतलब इतनी लेट, मतलब 2030s के आसपास जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इसको भेजेगी, तो मतलब क्या यूरोप ने आज तक कोई मतलब वीनस पे कोई मिशन भेजा ही नहीं है? नहीं, इन्होंने पहले भी एक वीनस पे मिशन भेजा हुआ है। 2005 में इन्होंने लॉन्च किया था और वो 2014 तक वो मिशन रहा था। ठीक है, अगर आपको उस मिशन का नाम पता हो तो उस मिशन का नाम क्या था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन था उसका नाम था वीनस एक्सप्रेस। क्या नाम था उस मिशन का? वीनस एक्सप्रेस उसका मिशन था। ठीक है, वीनस एक्सप्रेस उसका नाम था, जो वीनस पे मिशन गया हुआ था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो पहले भी वीनस पे अपना जो वो है वो भेज चुकी है। ये भी मेनली एटमॉस्फेयर और जो वोल्केनिक हॉट स्पॉट्स वगैरह हैं उनको उसके लिए गया था। ठीक है, वीनस एक्सप्रेस किसके लिए गया था? वोल्केनिक हॉट स्पॉट्स और एटमॉस्फेयर, उसी को स्टडी करने के लिए गया था। और अभी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो ये इनविजन मिशन है, ये भी मेनली एटमॉस्फेयर, सरफेस का कंपोजिशन, गैसेस का कंपोजिशन, ये सारी स्टडी करने के लिए जा रहा है। अब आप बोलोगे कि चलो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के तो 2 मिशन चलो वहां पे गए हुए हैं, क्या कोई और भी कंट्रीज हैं जिनके वीनस पे कोई मिशन गए हुए हैं? क्या कोई और भी कंट्री है मैम? तो यस, अदर मिशंस भी गए हुए हैं, जैसे कि नासा। ठीक है, नासा के बहुत सारे मिशन हैं जो वीनस पे हैं, जैसे कि एक तो है डा विंसी। ठीक है, एक तो डा विंसी प्लस, एक है वेरिटास, ये सारे वीनस पे ही गए हैं इसके। ठीक है, उसके बाद मैरिनर सीरीज, कौन सी सीरीज? मैरिनर सीरीज, ये भी वीनस पे गई हुई है। पॉइनर वीनस 1 और 2, ये भी कहां पे गया हुआ है? ये भी वीनस पे ही गया हुआ है। मैगेलन सीरीज, ये भी कहां पे गई हुई है? वीनस पे ही गई हुई है। और ये कब मैगेलन सीरीज कब गई थी? 1990 से 94 में गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारे भी नासा के ही हैं जो कहां पे गए हुए हैं? वीनस पे गए हुए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या और भी कोई कंट्री है जिसके गए हुए हैं? यस, रशिया के भी गए हुए हैं। रशिया के 2 हैं, जिसका नाम है वेनेरा, जो गया था 1967 से 83 के बीच में। और सेकंड है अपना, इसका है वेगास 1 और 2। ठीक है, ये कब गया था? ये 1985 में गया था। तो ये 2 जो हैं ये रशिया के गए हैं। ठीक है, वेनेरा, वेगास, और ये डा विंसी, वेरिटास, मैरिनर सीरीज, पॉइनर वीनस, मैगेलन सीरीज, ये सारे किसके गए हैं? ये नासा के गए हैं। क्या और भी कंट्रीज हैं जिसके गए हैं? यस, जापान का भी मिशन है जो वहाँ के लिए है, उसका नाम क्या है? अकाट्सुकी स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अकाट्सुकी स्पेसक्राफ्ट उसका नाम है, और सिंस 2015 ये गया हुआ है। ठीक है, सिंस 2015 ये गया हुआ है। इसके अलावा क्या और भी कंट्री हैं? यस, इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया है। क्या? शुक्रयान मिशन। ठीक है, शुक्रयान मिशन, और ये कब भेजेगा? 2024 में। तो एक चीज ध्यान रखना कि इंडिया का भी एक मिशन है जो वीनस पे जा रहा है, जापान का भी अकाट्सुकी, रशिया के हैं ये 2, और नासा के हैं ये, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हमने देख लिया। एक तो है इनविजन। ठीक है, एक है इनविजन, और एक कौन सा था? वीनस एक्सप्रेस। एक कौन सा था? वीनस एक्सप्रेस। ये कौन से मिशन है? ये सारे मिशन कहाँ पे जा रहे हैं? ये वीनस पे जा रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
फैक्चुअल क्वेश्चन है, इससे फैक्चुअल क्वेश्चन ही आ सकते हैं। चलो बोलो, चलो मैम आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया, तो ये ना न्यू क्वांटम बेस्ड सैटेलाइट नहीं है, इस पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया डी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी लेड मिशन है जो कहाँ पे जाएगा, प्लेनेट वीनस पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 51, आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है, An Indian Ocean dipole is defined by the difference in the sea surface temperature between Western Indian Ocean and Eastern Indian Ocean, south of Indonesia। ये स्टेटमेंट क्या है ना, आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सही क्यों है, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब यही होता है कि एक साइड पॉजिटिव बन जाना, एक साइड नेगेटिव बन जाना। नेगेटिव मतलब एक साइड हाई टेम्परेचर हो जाना, एक साइड लो टेम्परेचर हो जाना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, डिफरेंस इन सी सर्फेस टेम्परेचर बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन, उसी को क्या बोला जाता है, इंडियन ओशन डाइपोल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कब होता है। इसने बोला कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कब होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव जब होगा जब वेस्ट में वार्म होगा। ठीक है, जब वेस्ट में वार्म होगा तब क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जब वेस्ट में, जहां पे भी अगर वेस्ट में वार्म कंडीशन है, अगर जहां पे वार्म होगा वहां पे क्या होगा, मतलब जो वाटर है वो जल्दी हीट हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे, और वहां पे क्या होगी, बारिश वगैरह होगी। ठीक है, वहां पे क्या होगी, बारिश वगैरह होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बारिश यहाँ पे रेनफॉल कहाँ पे होगी, वेस्ट में होगी। इसमें ध्यान रखना, रेनफॉल कहाँ पे होगी, वेस्ट में होगी। ईस्ट में यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो। ठीक है, रेनफॉल कहाँ पे होगी, वेस्ट में होगी। तो अब इधर देखो, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल लीड्स टू ड्रॉट एंड बुश फायर्स ऑन द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट। देखो अफ्रीका का कोस्ट क्या है, वेस्ट कोस्ट है, तो वहां पे क्या होगी, रेनफॉल होगी। वहां पे ड्रॉट्स और बुश फायर नहीं होंगे, क्योंकि ये ड्रॉट्स और बुश फायर कहाँ पे होंगे, ईस्टर्न साइड पे होंगे। कहाँ पे होंगे, ईस्ट साइड पे होंगे। ईस्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की साइड पे, वहां पे होंगे जो ये ड्रॉट्स, बुश फायर, ये सारी चीजें। एंड हैवी रेनफॉल ऑन, इसने बोला एंड हैवी रेनफॉल ऑन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। नहीं, हैवी रेनफॉल अभी बताया मैंने कहाँ पे होगी, वेस्टर्न साइड पे होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। तो आपको केवल और केवल इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में यही चीज ध्यान रखनी है। इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो जो वेस्ट होगा वो क्या होगा, वार्म होगा। ठीक है, ये मान लो इंडिया है, तो यहाँ पे जो होगा वेस्ट में, तो ये वेस्ट में वार्म होगा। अगर वेस्ट में वार्म है तो पानी जो होगा वहां का, मान लो यहाँ पे ओशन है, तो पानी जल्दी से वेपर बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, जल्दी से बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे रेनफॉल होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस होंगी। तो आपको पॉजिटिव भी बता दोगे, आप नेगेटिव बताओगे, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। अब आपको ये भूलना नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर फोरकास्टिंग ऑफ मॉनसून। मॉनसून के फोरकास्ट के लिए कौन कौन सी चीजें अकाउंट में ली जाती हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें अकाउंट में ली जाती हैं। सबसे पहले है वार्म वाटर वॉल्यूम ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। बिल्कुल, ये वार्म वाटर जो वॉल्यूम है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का, ये भी लिया जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक, देखो ये भी लिया जाता है, सी सरफेस टेम्परेचर। और भी मेनली क्या है, 5 कंडीशन हैं जो मॉनसून को फोरकास्ट करने के लिए ली जाती हैं। 5 कंडीशन है, 2 हमें दे दी। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, 3 कंडीशन कौन सी है, एक है सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशन। ठीक है, ऑफ इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशन। ठीक है, याद रखना है ये सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशन, ये भी कंडीशन ली जाती है। इसके अलावा मीन सी लेवल प्रेशर इन ईस्ट एशिया। ठीक है, मीन सी लेवल प्रेशर इन ईस्ट एशिया, मीन सी लेवल प्रेशर इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया का प्रेशर मीन सी लेवल भी लिया जाता है। उसके अलावा सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ठीक है, सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट यूरोप। बस ये 3 कंडीशन और भी ली जाती हैं किसको करने के लिए, मॉनसून को फोरकास्ट करने के लिए। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो टेकन इनटू अकाउंट ली जाती हैं मॉनसून को फोरकास्ट करने के लिए। 2 ये हमें दे रखी हैं और 3 ये हो गई, तो ये 5 कंडीशन ली जाती हैं। वैसे फोरकास्टिंग करता कौन है, वैसे फोरकास्टिंग जो करती है वो करती है ESSO। ESSO क्या है, ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम क्या है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन और ये क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो मिलके इसको निकालते हैं। ESSO और IMD इसको मिलके निकालते हैं। ठीक है, इसको फोरकास्ट करते हैं वेदर को। अब ये ESSO ये कब बनी है, याद रखना, ये ESSO बनी है 2007 में बनी है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ESSO अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉनसून को फोरकास्ट करती है IMD के साथ मिलकर। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आती है, 2007 में बनी है, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। अब IMD की बात करिए, IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। 1875 में ये बना है और ये भी किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन इसको निकालता है और इनके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे हैं, कब ये बनी है। ठीक है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब बना है, 1875 में बना है।
ठीक है। तो मेरे को एक कमेंट में बताना, कमेंट करके कि 1875 में इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि 1875 में इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोलता है, विद रिस्पेक्ट टू माइनिंग इन इंडिया, माइनिंग के बारे में बताना है। फर्स्ट है, मिनरल्स कंट्रीब्यूट अबाउट 1.6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम शेयर बाय आयरन ओर एंड लाइमस्टोन। ये बोल रहा है कि जो मिनरल्स हैं वो अबाउट 1.6% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में। मैक्सिमम शेयर जो होता है उसमें आयरन ओर और लाइमस्टोन का होता है। ये बोले कि मिनरल्स में जो लार्जेस्ट सोर्स होता है वो किसका होता है, आयरन और लाइमस्टोन का होता है। ठीक है, आयरन और लाइमस्टोन का होता है। तो याद रखना, अगर मिनरल्स की बात करें तो उसमें जो लार्जेस्ट जो सोर्स होता है वो किसका होता है, लार्जेस्ट सोर्स किसका होता है, कोल और लिग्नाइट का होता है। किसका होता है लार्जेस्ट सोर्स, कोल और लिग्नाइट का होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा सोर्स किसका होता है, कोल एंड लिग्नाइट, कोल एंड लिग्नाइट, कोल एंड लिग्नाइट का जो है वो मेजर वो होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोल और लिग्नाइट का जो होता है वो मैक्सिमम शेयर होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोल और लिग्नाइट का हाईएस्ट शेयर होता है। सेकंड क्या है, अमंग द मेटालिक मिनरल्स आयरन ओर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 71% फॉलोड बाय लेड एंड जिंक ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन। तो पता इसमें बता रखा है कि मेटालिक मिनरल्स में आयरन ओर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 71%, जिसके बाद आता है लेड और फिर आता है जिंक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें आयरन ओर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है 71%, उसके बाद आता है लेड, उसके बाद आता है जिंक। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रखी है, अमंग द टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल इंपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स पेट्रोलियम हैज द बिगेस्ट शेयर। देखो, अगर मिनरल्स की इंपोर्ट्स की बात करें तो यस, पेट्रोलियम का क्या होता है, सबसे हाईएस्ट शेयर है, लेकिन इसमें बोल रखा है कि फॉलोड बाय गोल्ड, गोल्ड का सेकंड हाईएस्ट नहीं है, गोल्ड का सेकंड हाईएस्ट नहीं है। सेकंड हाईएस्ट किसका है, मतलब अगर पेट्रोलियम की बात करें, अगर उसका 61% के आसपास अगर इंपोर्ट है तो सेकंड पे जो आता है वो आता है हमारा डायमंड। ठीक है, सेकंड पे आता है हमारा डायमंड, डायमंड का है अप्रोक्स 13%। ठीक है, अप्रोक्स 13% है डायमंड का, और उसके बाद आता है हमारा कोल, और उसके बाद हमारा आता है नेचुरल गैस। ठीक है, तो हमारा गोल्ड का इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमारा सेकंड पे क्या आता है, डायमंड आता है, अगर हम मिनरल्स इंपोर्ट्स की बात करें तो। ठीक है, तो ये गोल्ड, ये स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग हो जाती है क्योंकि फॉलोड बाई गोल्ड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में कोल एंड लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, कोल एंड लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, तो इसका जो आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका हमारा बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्या बोलता है, द टर्म चित्तावर्ती निरोध, चित्तवर्ती निरोध कहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, चित्तवर्ती निरोध कहाँ पे यूज हुआ है, पतंजलि की योगा में यूज हुआ है। ठीक है, चित्तवर्ती निरोध का मतलब होता है कामिंग द माइंड, चित्त मतलब माइंड को, ठीक है, और निरोध मतलब काम करना। ठीक है, माइंड को काम करना थ्रू मेडिटेशन, टेक्निक्स ऑफ योगा जो भी है उसके थ्रू जो माइंड को काम करने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं चित्तवर्ती निरोध। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है, और तभी जो योगी का जो योगी और जो डाइवाइन फोर्स है उसका क्या होगा, यूनियन होगा। ठीक है, वो तभी एब्सोल्यूट रियलिटी पॉसिबल है जब क्या होगा, चित्तवर्ती निरोध होगा अकॉर्डिंग टू योगा। तो पतंजलि की योगा में चित्तवर्ती निरोध जो टर्म है ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55, आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बताना है, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम टू ट्रीट एजुकेशन इन ए होलिस्टिक वे फ्रॉम प्री एजुकेशन टू सेकेंडरी सीनियर लेवल। इसने बोल रखा है कि प्री प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक ये है, इट इज इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट सबस्यूम्स द स्कीम सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। यस, इसमें तीनों ही स्कीम होती है, सर्व शिक्षा अभियान भी है इसमें, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी स्कीम है। ये दोनों ही स्कीम इसके अंडर क्या है, हमारी सबस्यूम्ड है। ठीक है, ठीक है, और ये कब लॉन्च की गई है ये स्कीम कब लॉन्च की गई है, ये स्कीम लॉन्च की गई है 2018 में, और 18 में सॉरी, और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये लॉन्च किया 2018 में, ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर इसमें क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अभी सेकंड की जो है वो गाइडलाइंस आई है, मतलब जो सेकंड समग्र शिक्षा अभियान सेकंड की जो गाइडलाइंस कुछ आई है तो वो आपको देखनी है। ये बेसिक स्कीम है, 2018 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। पेज क्या है, ये पेज क्या है। ठीक है, अगर आपको पेज की फुल फॉर्म पता है तब आप इसको कर ही लोगे। पेज की फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी।
ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन, यहाँ पे 4 लगा लो, यहाँ पे ऑन लगा लो। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो हमें ग्रीन इकोनॉमी पे क्या करनी है, पार्टनरशिप करनी है। ठीक है, तो ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी। अब सबसे पहले बोला क्या, रिड्यूस यूजेज ऑफ पेपर एंड शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल मीन, ऐसा नहीं है। सेकंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टुवर्ड्स ये जा रहा है। इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम, ऐसा नहीं है। न्यू एआई बेस्ड टूल टू एस्टिमेट, ऐसा नहीं है। तो ये पेज क्या है, ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है 5 यूएन एजेंसीज का, याद रखना ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है 5 यूएन एजेंसीज ने इसको मिलकर निकाला है। ठीक है, याद रखना किन किन ने मिलकर निकाला, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहती हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप की है ग्रीन इकोनॉमी के लिए। तो वो 5 हैं। एक तो यूएनईपी, ठीक है, एक है यूएनडीपी, ठीक है, एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूएनआईडीओ, ठीक है, जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और एक है यूएनआईटीआर, ठीक है, एक है यूएनआईटीआर। ये 5 एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप किया, ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया है। और ये जो ये पार्टनरशिप बनाई है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। और ये कब बनी है, 2013 में ये बनी थी। ठीक है, 2013 में ये बनी थी 2030 के एसडीजी गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2030 के जो एसडीजी गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये बनी थी, ताकि इकोनॉमिक जो पॉलिसी मेकिंग हो उसमें जो सस्टेनेबिलिटी हो वो उसका हार्ट हो। मतलब जब भी हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए तो उसमें जो सस्टेनेबिलिटी हो वो उसका मेन फीचर हो। ठीक है, मेन चीज़ किस पे ध्यान रखी जाए, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखी जाए। और इसमें और क्या था, इसमें कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाएगा, जो भी ग्रीन या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ही हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, इनकम क्रिएट करनी है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। ये सारे गोल्स किसके हैं, पेज के हैं। ठीक है, तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही हैं। 2013 में इन्होंने स्टार्ट किया। 2030 के जो गोल्स हैं एसडीजी गोल्स को कंप्लीट करने के, वो इनको कंप्लीट करने हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्या बोलता है, इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री ने लिया है। सबसे पहले पेंसिल जो हमारा इनिशिएटिव है वो किसने लिया है। ठीक है, पेंसिल इनिशिएटिव किसने लिया है, याद रखना ये पेंसिल इनिशिएटिव चाइल्ड लेबर को फ्री सोसाइटी के लिए लिया गया है। और ये किसने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लिया है। तो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री ने नहीं लिया है, किसने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लिया है, चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये पेंसिल इनिशिएटिव उनके लिए है। सेकंड है हमारा प्रारंभ इनिशिएटिव। ठीक है, प्रारंभ इनिशिएटिव ये किसके लिए है, प्रारंभ है स्टार्टअप इंडिया के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इसको स्टार्ट किया, ये स्टेटमेंट सही है। और ये मेनली किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। उसके बाद आती है हमारी एनआईसीआरए। एनआईसीआरए क्या है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। और ये किसने लॉन्च किया है, आईसीएआर। किसने लॉन्च किया है, ये आईसीएआर ने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है, 2011 में इसको लॉन्च किया गया है। अब हमारा फोर्थ एईपीएस ये किसने लॉन्च किया है, याद रखना ये एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया इसको, एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया। तो अब देखो इसका आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, कौन कौन सी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट तो हमारी होगी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड हमारी होगी सही स्टेटमेंट। थर्ड भी हमारी क्या होगी, सही स्टेटमेंट, क्योंकि जो आईसीआर किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। एईपीएस ये है एनपीसीआई इसको लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं, एनपीसीआई ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 4th रॉन्ग है, 2nd एंड 3rd करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया 2 and 3। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, 2 and 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, कौन सा इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। इंडिया इज द पार्टिसिपेंट कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक एंडेवर्स। सबसे पहले है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सेकंड है मिशन इनोवेशन, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एंड लीगो। इंडिया किस किस का पार्ट है, तो याद रखना इंडिया इन सबका ही पार्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंडिया इनमें से किसका पार्ट है। तो इंडिया इसमें सबका पार्ट है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका तो आपको सब कुछ पता ही है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है सोलर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और इसमें अभी रिसेंटली 101st मेंबर कौन बना है, यूएसए इसका 101st मेंबर बना है। ठीक है, रिसेंटली यूएसए ने इसको ज्वाइन किया है। और इसकी ये जो क्या है, नोडल एजेंसी है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को इंप्लीमेंट करने के लिए यही नोडल एजेंसी है। कौन, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कब स्टार्ट की गई है, 2015 में इसको स्टार्ट किया है, COP21 के यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस में। और इसके मेंबर्स अभी बताया, अभी रिसेंटली 101st मेंबर बनाया, तो 101 मेंबर्स हैं। और हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे हैं, गुरुग्राम में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, गुरुग्राम में, हरियाणा में है इसके, इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब आप बात करोगे मिशन इनोवेशन की, तो ये मिशन इनोवेशन कब लॉन्च किया गया था, ये 2015 में मिशन इनोवेशन लॉन्च किया गया था। मेनली किसके लिए था, ये क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए था, कि हमें ऐसी इनोवेशन करनी है किसमें क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इनोवेशन करनी है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसमें 24 कंट्रीज हैं, प्लस एक EU है, EU के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिया भी है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब है थर्ड इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन अलायंस। इसको IAVI भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन अलायंस।
अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन अलायंस की, तो ये कब बनी है? ये बनी है 1996 में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मेनली वैक्सीन की जो रिसर्च है उसको स्पीड अप करने के लिए है, ताकि जो भी HIV इन्फेक्शन है या एड्स जो हो रही है उसको प्रिवेंट किया जा सके। 1996 में बनी थी और 23 कंट्रीज में ये ऑपरेशनल है और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ, LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसमें क्या किया जाएगा? ग्रेविटेशनल वेव को टेस्ट करने के लिए मैसिव ऑब्जर्वेटरी है कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है? मेनली 3 जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं, इस ऑब्जर्वेटरी को। और मेन चीज ध्यान रखना, अभी प्रपोज किया गया है कि उसमें से जो 3 डिटेक्टर्स में से जो एक डिटेक्टर है वो इंडिया में महाराष्ट्र में उसको शिफ्ट किया जाएगा। एक जो डिटेक्टर है उसको महाराष्ट्र में शिफ्ट किया जाएगा, इसलिए भी LIGO जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ये जो LIGO प्रोजेक्ट है ये न्यूज़ में है। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस LIGO में? USA, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज भी हैं इसमें। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज इसमें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और LIGO इंडिया प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ठीक है, LIGO इंडिया प्रोजेक्ट, और उसी के अंदर है कि ये डिटेक्टर जो है इंडिया में भी लगाया जाएगा। ठीक है, ये डिटेक्टर कहाँ पे लगाया जाएगा? इंडिया में लगाया जाएगा। और जो ये LIGO इंडिया प्रोजेक्ट है ये किसने पायलट किया है? ये पायलट किया है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक ने। ठीक है, इन दोनों ने इनको पायलटेड किया है। और अगर बात करें इसको ज्वाइंटली एग्जीक्यूट जो है वो 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट करेंगे। 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कौन कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट है? एक तो है IUCAA जो कि पुणे में है। कहाँ पे है ये पुणे में है। इसके बाद है एक IPR, ये कहाँ पे है? गांधीनगर, गुजरात में है। और इसके बाद एक है RRCAT, ठीक है, RRCAT, ये कहाँ पे है? इंदौर में। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन है जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, LIGO इंडिया प्रोजेक्ट को। और यस LIGO में भी इंडिया पार्टिसिपेटरी कंट्री है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है? बायोगैस के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल आपको सबको पता है कि यस इट इज क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेनली किससे बनी है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिली है, बिल्कुल सही है। इट इज फॉर्म्ड बाय एरोबिक डाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट सच एज सीवेज, मैन्योर एंड म्युनिसिपल वेस्ट। तो सबको पता है ये किससे बनता है? एनारोबिक नहीं, एनएरोबिक डाइजेशन से बनता है बायो वेस्ट के। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है, चाइना हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स विद एन एस्टिमेट ऑफ 50 मिलियन हाउस होल्ड यूजिंग बायोगैस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चाइना में सबसे ज्यादा बायोगैस प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, चाइना में सबसे ज्यादा बायोगैस प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इंडिया का इसमें कितना है? अप्रोक्स 50 मिलियन हाउस होल्ड वहाँ पे बायोगैस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया? बी। और इंडिया में अगर बायोगैस की बात करें, मतलब टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो टोटल एनर्जी का अप्रोक्स 14% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या बोलता है? हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है। फर्स्ट है, कौन कौन सा वाटर को ट्रीट कर सकता है वेस्ट वाटर को? फर्स्ट है फोटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये भी कर सकता है। इलेक्ट्रोकोगुलेशन भी कर सकता है, वेट एयर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, इलेक्ट्रोफ्लोटेशन, ये चारों ही मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, चारों ही मेथड यूज किए जा सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। आंसर आ जाता है डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। हमें एप्लीकेशंस बतानी है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। क्या बतानी है? हमें एप्लीकेशंस बतानी है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनका अप्रोक्स आंसर क्या होता है? सारी एप्लीकेशन मिल जाती है। यस, इसमें हम क्या करेंगे? बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, बिल्कुल सही है। और ड्रग्स विद फीवर साइड इफेक्ट्स, ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक मतलब होता है बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर किसी चीज़ को रखना, उसको बोलते हैं। मतलब मेन क्या है? कोई भी स्पेसिमेंस या कोई भी जो आप टेस्ट करना चाहते हो उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे जाके टेस्ट करना, उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये मेनली किसके प्रिंसिपल पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ 3D इमेज। ठीक है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को कंबाइन करके कलेक्शन करके देखा जाएगा, 3D इमेज उसके लिए जाएगी क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे। ठीक है, और 2017 में इसी के लिए, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑन क्रायोजेनिक मतलब कंडीशन पे 2017 में नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट नेशनल क्रायोजेनिक जो फैसिलिटी है इंडिया में वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, फर्स्ट क्रायोजेनिक जो फैसिलिटी है इंडिया में वो कहाँ पे है? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस पे एस्टेब्लिश की गई है। और कब एस्टेब्लिश की गई थी? 2017 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्रायोजेनिक फैसिलिटी है वो एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 क्या बोलता है? सिप्री के बारे में बताना है। आपको पता है कि जितने भी डिफेंस वगैरह की चीजें हैं वो सारी किसमें बताई जाती हैं? इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं सिप्री में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले है 2021 की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं।
कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिक्लाइनिंग बट नाउ उन्हें स्लोअर पेस। याद रखना नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर वॉरहेड वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वर्ल्ड में, ये चीज ध्यान रखनी है, तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है द नंबर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर वॉरहेड्स इज मोर देन 150। इंडिया के कितने हैं, अप्रोक्स 150 से ज्यादा ही है, मतलब कितने 156 है इंडिया में, ठीक है। 2021 में इंडिया में कितने हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 156 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अगर आप सिप्री की बात करो, सिप्री की बात करो तो ये कब बनी है, 1996 में बनी है। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो अभी 1996 में बनी थी, मेरे को बताना कौन सी थी, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, स्टॉकहोम में है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हमारे स्टॉकहोम में है। और ये मेनली डेटा एनालिसिस, रिकमेंडेशन, जो भी आर्म्ड कंफ्लिक्ट होती है या फिर मिलिट्री एक्सपेंशन होता है या फिर ट्रेड, डिसआर्मामेंट, आर्म कंट्रोल, सबके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर 2021 की रिपोर्ट के बारे में बात करें, अगर 2021 की रिपोर्ट के बारे में बात करें अगर, तो इसमें बताया गया कि यूएस और रशिया इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो अब मोर देन 90% ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन इनके पास है। मोर देन 90% ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन यूएस और रशिया के पास है मिला के, ठीक है। और चाइना ने भी अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको इंक्रीज कर लिया है, और चाइना के न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हो गए, 350 हो गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर वॉरहेड हैं वो इंडिया से ज़्यादा है, वो कितने हैं, 165 है, ठीक है। और मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें, अगर मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें कि मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन करता है, तो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है यूएसए, उसके बाद स्पेंड करता है चाइना, और उसके बाद स्पेंड करता है इंडिया। याद रखना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो मिलिट्री पे स्पेंडिंग करती है, और इंडिया का जो मिलिट्री पे स्पेंडिंग है वो है $72 बिलियन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। फिर है आर्म्स इंपोर्टर, ये तो मिलिट्री स्पेंडिंग। एक होते हैं आर्म्स इंपोर्टर, सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट कौन करते हैं, 5 लार्जेस्ट कंट्री जो आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सऊदी अरेबिया, उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इजिप्ट, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद आता है चाइना। ये लार्जेस्ट 5 कंट्री हैं जो आर्म्स इंपोर्टर हैं, लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हैं जो आर्म्स को इंपोर्ट करती हैं। और अगर इन्हीं 5 के इंपोर्ट्स को देखा जाए तो अप्रोक्स 36% टोटल आर्म्स इंपोर्ट यही कंट्री कर लेती हैं, ठीक है। अगर हम आर्म इंपोर्ट की रीजन वाइज बात करें तो एशिया एंड ओशियनिक जो ओशेनिया और मिडल ईस्ट, ओशेनिया एंड मिडल ईस्ट, ये 3 रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, आर्म्स इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये रीजन की बात करें तो एशिया, और वैसे सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये आर्म्स इंपोर्टर सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा सप्लायर की बात करें, आर्म सप्लायर, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सप्लायर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, यूएसए, उसके बाद कौन सा है, रशिया, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है जर्मनी, और उसके बाद है चाइना, ठीक है। ये कौन से हैं, आर्म्स एक्सपोर्टर की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सप्लायर जो है वो यूएसए ही है, फिर रशिया आता है, फिर फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिप्री 2021 की रिपोर्ट के बारे में अगर कहीं आ जाए तो चिपका देना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड अबाउट द इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर। देखो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या क्या होता है, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन कौन सा है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, प्रेशराइज्ड जो हैवी वाटर रिएक्टर है वो यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेज हमारी क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम यूज़ करेंगे। और थर्ड स्टेज हमारी क्या है, एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर सिस्टम का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो अभी इसको 30 to 40 ईयर्स लग जाएंगे अभी इसको फंक्शनल होने में, थर्ड स्टेज को फंक्शनल होने में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो फर्स्ट स्टेज पे यूरेनियम यूज़ होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेज पे क्या यूज़ होगा, प्लूटोनियम यूज़ होगा। और थर्ड स्टेज पे क्या होगा, थोरियम यूज़ होगा। ये तो यूज़ हो ही रहा है। और सेकंड की अभी क्या हो रही है, अभी सेकंड के लिए 500 मेगावाट का कलपक्कम में तमिलनाडु में क्या हो रहा है, प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। और ये भी अभी क्या हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगी ये भी सेकंड स्टेज भी हमारी। फिर थर्ड न्यूक्लियर स्टेज को भी स्टार्ट होने में 20, 30 या 40 ईयर्स तक भी लग सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तीनों ही स्टेज सही है, तो आंसर हो गया हमारा इसका डी, ठीक है। अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सोर्स है वो हमारा थर्मल से आता है, फिर हमारा हाइड्रो से आता है, फिर हमारा रिन्यूएबल से आता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पावर से हमारा 4th लार्जेस्ट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का वो है न्यूक्लियर पावर। और उसमें हमारी क्या है, न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर प्रोग्राम में 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हमने अचीव कर लिया, सेकंड अभी करने जा रहे हैं, और थर्ड को तो करने में बहुत साल लग जाएंगे हमें, ठीक है। और 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था, ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद कब स्टार्ट किया था, 1954 में स्टार्ट किया था, एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये इसका आंसर हो गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। SCO के बारे में बताना है, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द संघाई 5 ग्रुपिंग ऑफ चाइना एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसका ओरिजिन जो है संघाई 5 से होता है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जिसमें है कि एक तो है इसमें चाइना, ठीक है, एक तो है इसमें चाइना, और इसमें बोल रखा कि 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इसमें जो इसके ग्रुपिंग में थी। तो याद रखना ऐसा नहीं है, क्योंकि जब संघाई 5 बना तो उसमें एक तो चाइना तो था ही, उसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्री की बात करें तो इसमें एक थी कजाकिस्तान, एक थी किर्गिस्तान और एक थी ताजिकिस्तान। ये 3 कंट्रीज थी, और इसमें एक जो और कंट्री थी वो थी रशिया। ये सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है, ठीक है। चाइना और रशिया भी थे संघाई 5 में।
तो ये चीज़ आपको देखनी है कि 4 जो थी वो सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं थी। सेकंड है इंग्लिश रशियन मैंडारिन आर इट्स वर्किंग लैंग्वेज, तो याद रखना इंग्लिश इसकी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। याद रखना जो रशियन और जो मैंडारिन है चाइनीज़ है वही केवल इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। इंग्लिश नहीं है तो रशियन और मैंडारिन, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ संघाई स्प्लिट, ये संघाई स्प्लिट पे काम करती है जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस है, म्यूचुअल बेनिफिट पे, इक्वालिटी पे और कल्चरल डाइवर्सिटी पे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, और ये अप्रोक्स 1/4 जो है वर्ल्ड की जीडीपी का रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल। एंड मोर देन 40% ग्लोबल पॉपुलेशन यही किया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। वैसे ये अगर संघाई 5 है तो संघाई 5 अभी तो इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं, तो और कैसे, तो देखो याद रखना 2000 में क्या हुआ था, 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसमें ज्वाइन कर लिया था। किसने? 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसमें ज्वाइन कर लिया था, और फिर संघाई 5 से ये SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको नाम दिया था। और 2002 में इसका चार्टर साइन हुआ था, और फोर्स में कब आई थी ये? 2003 में फोर्स में आई थी, ठीक है। संघाई ऑर्गेनाइजेशन कब फोर्स में आई थी? 2003 में आई थी। और इंडिया और पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया था? 2017 में इसको ज्वाइन किया था इंडिया और पाकिस्तान ने। अभी रिसेंटली बात करें तो यस, इसका एक ईरान जो है वो रिसेंट इसका मेंबर बना है, ठीक है। अगर पहले ऑब्जर्वर था, अभी मेंबर बन गया। अदर ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं? एक तो है अफगानिस्तान, एक है बेलारूस, एक है बेलारूस, एक है मंगोलिया। ये 3 कंट्रीज हैं जो इसके क्या हैं अभी ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर बन गया। अगर उसकी बात करें इसके सेक्रेटरीट की, वो कहाँ पे है? बीजिंग में है, ठीक है। इसके सेक्रेटरीट की बात करें वो कहाँ पे है? बीजिंग में है। और रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की बात करें वो कहाँ पे है? रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की बात करें वो कहाँ पे है? ताशकंद में है, ठीक है। वो कहाँ पे है? ताशकंद में है। और अगर हाईएस्ट सुप्रीम डिसीजन मेकिंग की बॉडी की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल जो होती है इसकी हाईएस्ट सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी किसके बारे में? SCO के बारे में। क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। GST रेजिम, देखो भाई ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या क्या है। सबसे पहले है नील रेटेड GST आर दोज विच अट्रैक्ट GST ऑफ 0%। नील रेटेड GST ऐसे होते, देखो नील रेटेड अलग है, 0% 0 रेटेड जो है वो अलग है, और नील रेटेड अलग है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बोल रखे हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कौन से हैं, इसमें क्या बोल रखा है? वो नील रेटेड है। तो याद रखना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो क्या है? 0 रेटेड है, ना कि नील रेटेड। क्या है ये? स्पेशल इकोनॉमिक जोन 0 रेटेड है, ना कि नील रेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है एग्जेम्प्टेड गुड्स, वो होते हैं जो एवरीडे पर्पज में यूज होते हैं और उन पे कोई GST नहीं लगता, जैसे कि फ्रेश मिल्क हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया, ये सारे एग्जेम्प्टेड में आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है नॉन GST गुड्स, ऐसे नॉन GST गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो GST एम्बिट के अंडर इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये भी सही है, GST के अंडर इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे कि पेट्रोल मान लो, आपको प्रॉपर्टी टैक्स मान लो, स्टैंप ड्यूटी मान लो, ये ऐसे होते हैं जो इसके अंडर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ऑपरेशन पेंजिया 14 क्या है, ठीक है। ये ऑपरेशन पेंजिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इट इज इंटरनेशनल एफर्ट लेड बाय इंटरपोल, यस ये एक इंटरपोल का एक मिशन है। ऑपरेशन पेंजिया बिल्कुल सही है। ऑपरेशन पेंजिया किसका मिशन है? इंटरपोल का, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। सेकंड है इट टारगेट्स क्रॉस बॉर्डर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के, ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए है, तो बिल्कुल नहीं। फेक या जो इलिसिट मेडिसिन होती हैं, जो या मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके सेल को रोकने के लिए, फेक मेडिसिन या मेडिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल को रोकने के लिए है ये, तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए नहीं है। और दूसरी चीज इंडियन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज में कौन सी है? CBI। कल मैंने CBI के बारे में सारी चीजें बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल का लेक्चर जाके देख सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा क्या आ गया? ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है? डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में बात करनी है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, सबसे पहले है एप्रिशिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी, सेकंड है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, थर्ड है इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, और फोर्थ है रिजल्ट इन हायर इन्फ्लेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? RBI जो है खुद गवर्नमेंट के डेफिसिट को मतलब पैसे मनी प्रिंट करके देना, ठीक है। मनी प्रिंट करके RBI देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेगा, ठीक है, और तब उसकी जो डेट है उसको कंप्लीट करेगा। इसी को हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये मेनली जो लार्ज जो बोरोइंग्स होती हैं, बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसको फंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये उसके लिए किया जाता है। तो अब हमें बतानी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें क्या क्या किया जाता है। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जब बहुत ज़्यादा मनी बढ़ जाएगी तो एप्रिशिएशन थोड़ी ना होगा, मनी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। तो मनी का क्या होगा? डेप्रिशिएशन होगा। वैल्यू ऑफ मनी का क्या होगा? डेप्रिशिएशन होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो जाती है हमारी? इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। तो अगर हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करते हैं तो बहुत सारी मनी RBI छापेगा, तो वो क्या होगी? मनी सप्लाई में आएगी। मनी सप्लाई में आएगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट,
तो याद रखना मनी सप्लाई को तो वो बढ़ाएगा ही, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बोरोइंग को इजी रखने के लिए आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम रखेगा ताकि जो गवर्नमेंट है वो कम इंटरेस्ट पे बोरो कर सके, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, लो रहेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी क्या रहेंगे, लो रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी होंगे, सेकंड स्टेटमेंट भी होंगे। थर्ड है इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, इट मींस आरबीआई ऑफ इंडिया। और फोर्थ रिजल्ट इन हाई इन्फ्लेशन, क्या इससे हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो यस, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आपको सभी को पता है कि हाई इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर बार बार यही डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता रहता है, ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इन लॉन्ग टर्म सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। इन ए लॉन्ग रन सेंट्रल बैंक की जो वो है वो क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यस, लॉन्ग टर्म में जो क्रेडिबिलिटी है आरबीआई की वो लॉस्ट हो सकती है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर आपने हमारी इकोनॉमी की सीरीज जाके नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं। और ये क्वेश्चन तो आप बड़ी जल्दी कर लोगे अगर आपने वो किया हुआ है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे क्या है, यार ये किसका है, इसने बोला है कि ये आरबीआई का एक सर्वे है, ठीक है। आरबीआई का एक सर्वे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और बोल रहे हैं मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, ना कि मंथली बेसिस पे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। यस, ये क्वालिटेटिव असेसमेंट करता है बिजनेस क्लाइमेट का, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। सेकंड है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इज कंडक्टेड बाय एनएसएसओ ऑन ईयरली बेसिस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि एनुअल सर्वे तो हो गया कि ईयरली बेसिस पे ही होगा। और इंडस्ट्रीज का एनुअल सर्वे कौन करता है, एनएसएसओ करता है। और ये सोर्स है लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक का इंडिया में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। तो नॉर्मल है, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है India's export for financial year 2021 has reached to 41 billion, registering a growth of 18% from last year। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। सेकंड है इंडिया हैज ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, ये भी करेक्ट है। और थर्ड है इंडिया शेयर टू ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट मार्केट, वो कितना है, 4% है। तो याद रखना वो 4% नहीं है, वो अप्रोक्स कितना है, 2.5% है। ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट का इंडिया का जो शेयर है वो कितना है, अप्रोक्स 2.5% है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं, और जो अभी रिसेंट के जो फैक्ट्स होंगे वो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से देखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। रीड दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉप। सबसे कोई क्रॉप बतानी है। सबसे पहले वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है, ब्लैक सोइल में उगती है। एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। देखो फ्रोस्ट फ्री डेज एक ही क्रॉप है जो एनसीईआरटी में जिसके बारे में लिखा हुआ है, उसको क्या चाहिए, फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए हैं, ठीक है। तो वो कौन सी है, कॉटन है। इसको कितने चाहिए, 210 डेज फ्रोस्ट फ्री वेदर इनको चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से बढ़ी है ज्योग्राफी की तो इसको आप कर लोगे। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है इट इज स्पीयर हेडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन इन स्टैंडर्ड, तो बिल्कुल इसने इसको स्पीयर हेड किया है। सेकंड है मिशन विल हेल्प मेकिंग इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनली मोर एक्सेप्टेबल एंड एक्सपेंड द रीच ऑफ इंडियन प्रोडक्ट, बिल्कुल इससे वो भी होगा। और थर्ड है एपीडा हैज बीन अवार्डेड एज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिशन। तो आपको ध्यान रखना है जो लखनऊ बेस्ड RDSO है ना, लखनऊ बेस्ड RDSO जो स्टैंडर्ड सेट करता है रेलवे सेक्टर के लिए, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी है जिसने स्कीम को ज्वाइन किया है। और ऑल्सो ये रिकॉग्नाइज की गई है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ये जो है ये एपीडा नहीं की गई है। ये RDSO जो है रेलवे को जो रेलवे सेक्टर के लिए जो स्टैंडर्ड सेट करती है, ये बॉडी स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिशन डिक्लेयर की गई है, एपीडा नहीं की है। और ये पहली स्टैंडर्ड बॉडी है जिसने इस स्कीम को ज्वाइन किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, इसका बी आ गया। और ये कब लॉन्च किया गया, ये स्कीम 2019 में लॉन्च की गई है। किसने की थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या बोलता है, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स क्या है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स क्या है, किसने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखना इनमें से किसी ने इसको लॉन्च किया है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स लॉन्च किया है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ने। किसने, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है। और इंडिया का स्कोर इसमें अप्रोक्स कितना है, 29.2 है, ठीक है। और रैंक की बात करें तो 50 के आसपास इंडिया की इसमें रैंक है। और मेनली ये जो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है क्या मापता है, ये मेजर करता है कि जो नेशंस हैं वो कितने उसमें वेलबिंग है, कितने लोग अच्छे से रहते हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पी सस्टेनेबल लाइफ्स कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट कब किया गया था, ये इंडेक्स 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं 74 पे। इसमें बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि द स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ कैन अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेजेस इन यूज
वन और मोर लैंग्वेजेस इन यूज एज ए स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अगर वो चाहे तो वो डिफाइन कर सकता है कि उसको कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है। तब तक जो इंग्लिश होगी वो लिंक होगी वहाँ का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्टेट उसमें डिफाइन कर सकता है, तब तक इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट लैंग्वेज टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक बड़े अच्छे से पढ़ी है तो ये बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट डिफाइन कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाई है, वहाँ के लोग अगर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो येस वो लैंग्वेज बन सकती है, प्रेसिडेंट उसको वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की लक्ष्मीकांत में बात करें, वो जाके आपको चैप्टर पढ़ना। और दूसरी चीज़, वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है पार्ट कौन से में आती हैं, 17th पार्ट में आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल कौन कौन सा इनके लिए 343 से 351 आर्टिकल आता है, ठीक है। और उस चैप्टर में 4 चीज़ें बताई गई हैं कि 4 हेड्स के अंडर ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या होगी, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में क्या क्या प्रोविजन है, जुडिशरी की लैंग्वेजेस के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, और लॉ है या फिर स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं वो किस टेक्स्ट में लिखे जाएंगे। 4 चीज़ों के बारे में बता रखा है। अगर आपने नहीं किया तो आप जाके देखो कि कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर लैंग्वेज की बात करें तो जब स्टार्टिंग में थी हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, ठीक है। 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस तो ऑफिशियल थी, लेकिन अभी काफ़ी हो गई हैं, जिसमें काफ़ी ऐड हुई हैं बाद में, जैसे कि 22 हो गई हैं। अभी कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। जैसे कि सिंधी थी, ये 1967 में ऐड हुई है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज। उसके बाद ऐड हुई है हमारी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेज ऐड हुई हैं। कब हुई हैं, 1992 में ऐड हुई हैं 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो किसमें, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और उसके बाद 4 लैंग्वेजेस और ऐड हुई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज और ऐड हुई हैं। और ये कब हुई है, 2004 में ऐड हुई हैं। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 92nd अमेंडमेंट एक्ट था। ये कौन सा था, 92nd अमेंडमेंट एक्ट था। तो याद रखना ये कौन कौन सी लैंग्वेज अभी ऐड हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ कौन सी लैंग्वेज जुड़ी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आंसर हो गया क्या, सी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी, करेक्ट है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बताना है कि इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी सिटीजन टू आंसर द सेंसस क्वेश्चन ट्रूथफुली। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 में ऐसा बोला गया था कि ऑब्लिगेटरी है हर सिटीजन को कि वो अपनी सच्चाई से इन्फॉर्मेशन बताए सेंसस में। देयर आर ऑल्सो प्रोविजंस फॉर पिनलाइजिंग फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आप पिनलाइज भी कर सकते हो अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड है, देयर आर प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। अगर गवर्नमेंट सेंसस इकट्ठा कर लेती है और किसी चीज़ को सीक्रेसी से रखती है तो यस, ये भी उसमें प्रोविजन है, वो सीक्रेट रख सकती है इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड को। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में करेक्ट है। तो आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम 365 डेज या 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो 40 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। और आई एम श्योर आपको ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी लगेगी और कम से कम टाइम में आपके जो 25 क्वेश्चन हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। आप कभी भी चाय पीते टाइम, नाश्ता करते टाइम इन क्वेश्चन को देख सकते हो और आपकी चुटकियों में क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। और आपको पेपर के टाइम पे कुछ नहीं करना, बस इन वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहना है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और प्लीज़ 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 लेक्चर को सब्सक्राइब करना या फिर लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।